जी नमस्कार। आइए, कॉग्निटिव एंड मॉरल डेवलपमेंट का जो एमसीक्यू है, अभी अभी हम लोगों ने कंप्लीट किया वो चैप्टर। तो उससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं, जिससे कि आपकी अंडरस्टैंडिंग इससे काफ़ी बेहतर हो जाएगी, है ना। आप कोई भी चैप्टर अगर कंप्लीट करते हो तो स्मॉल पोर्शंस, छोटे छोटे जो पोर्शंस होते हैं, उस पे भी आप एमसीक्यूज कर सकते हैं, या तो चैप्टर एंड होने के बाद एमसीक्यूज कर सकते हैं। इससे क्या होती है कि वो जो आपकी लर्निंग होती है वो थोड़ी और मजबूत हो जाती है। आप अगर लंबे समय तक छोड़ देंगे तो वो थोड़ा सा उसमें धुंधलापन आ जाएगा, आपको याद नहीं रहेगा जो आप पढ़ते हैं। ठीक है, तो हम लोग पियाजे, जो कॉग्निटिव एंड मॉरल डेवलपमेंट पे हम लोग पियाजे से स्टार्ट करेंगे। ये मैंने इसको एक सीरियली इसको अरेंज कर दिया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है, जीन पियाजे डेवलप्ड एंड प्रपोज्ड हिज थ्योरीज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट ड्यूरिंग, है ना। तो किस समय में इसको इन्होंने, मतलब ये जो थ्योरी है जीन पियाजे की, जो थ्योरी, जीन पियाजे की थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको सबसे ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। ये मिड 1900 के आसपास इन्होंने जो है, मिड 1900 का मतलब है कि 1900 के बीच में, ठीक है ना। तो जब भी 1900s होगा तो इसका मतलब ये जो है 1900 से लेकर 2000 के बीच की बात हो, तो ये बीच बीच में इसका मतलब 1950s की बात है, ठीक है ना। तो एग्जैक्टली ईयर तो नहीं दिया गया है, लेकिन ये जो डेवलपमेंट है, ये जो इन्होंने थ्योरी दी है, बहुत समय लगा है इनको देने में, ठीक है ना। तो ज़्यादातर 1936 से लेके 1952, ये आप याद रख सकते हैं। 1952 याद रख सकते हैं। 1936 से लेके 1952 तक में इन्होंने ये थ्योरी जो है दी थी, ठीक है ना। कंस्ट्रक्टिविज्म पे बात किया था इन्होंने, कंस्ट्रक्टिविज्म पे इन्होंने बात किया था। उन्होंने कहा था कि चिल्ड्रन जो है, बच्चे अपने नॉलेज को स्वतः ही बनाते हैं, पैसिवली अब्जॉर्ब नहीं करते हैं। मान लीजिए कोई और कुछ बोल रहा है और उससे वो सिर्फ सुन के अब्जॉर्ब करे, नहीं, वो स्वयं ही अपनी नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करता है। तो नॉलेज, इसी को कंस्ट्रक्टिविज्म कहते हैं, ठीक है। और ये जो पियाजे की जो थ्योरी है, चाइल्ड साइकोलॉजी की एक फाउंडेशन है, चाइल्ड साइकोलॉजी, ठीक है ना। चाइल्ड साइकोलॉजी जो सीडीपी आप जो पढ़ रहे हैं, ये उसकी फाउंडेशन है। जीन जीन पियाजे की जो थ्योरी के बाद ही सारी रिसर्चेस वगैरह ये हुई, ठीक है ना। तो ये हमारा हो गया। दूसरा हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जीन पियाजे कलेक्टेड डेटा टू डेवलप हिज थियोरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ये जो थ्योरी उन्होंने बनाई, उसके लिए उन्होंने डेटा संग्रह कहाँ से किया, ठीक है ना। क्या किया? डूइंग लिटरेचर रिव्यू ऑन कॉग्निटिव, अलग अलग किताबों को देखा, डिस्कसिंग विथ मैनी पेरेंट्स, अलग अलग माता पिताओं से बात किया, अपने बच्चों पर क्या ऑब्जर्व, मैंने एक्सपेरिमेंट किया, या एक्सपेरिमेंटिंग विथ चिल्ड्रन इन लेबोरेटरी, या लैब में किसी का एक्सपेरिमेंट किया किसी बच्चों के साथ। तो आंसर होगा ऑब्जर्विंग हिज ओन चाइल्ड। ऑब्जर्विंग, बच्चा अपने साथ ही रहता है, अपना ही बच्चा है, और उसको 24 घंटे वो देखते रहते हैं। उसको ऑब्जर्व करते हुए ही इन्होंने ये थ्योरी कॉग्निटिव डेवलपमेंट, मानसिक विकास बच्चों में कैसे होता है, उसके बारे में बात की। तो ये होगा उसका आंसर, ऑब्जर्विंग हिज ओन चिल्ड्रन, ठीक है ना। ये जो है ये उतना पॉसिबल नहीं है। जैसे कि पेरेंट्स के साथ बात करेंगे, बच्चों को आप देख रहे हैं वो कैसे बुद्धि का प्रयोग करते हैं, उनका विकास कैसे होता है। तो जीन पियाजे ने अपने बच्चों को पे ही ये जो थ्योरी बनाई थी, उन्हीं को देख देख कर, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इनमें से कॉग्निटिव स्कीम का एग्जाम्पल कौन है, उदाहरण कौन सा है कॉग्निटिव स्कीम का, ठीक है ना। तो सॉर्टिंग बाय कलर, कलर को अलग अलग करते हुए, जैसे लाल पीला ऐसे। लुकिंग एट एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट पर देखते देखते, या सकिंग पैसिफायर, ग्रास्पिंग और रैटल, ठीक है ना।
तो सही उत्तर जो है वो ग्रास्पिंग और रैटल। ठीक है, तो ये जो कॉग्निटिव स्कीम क्या होती है ये तो जानना होगा। ये स्ट्रक्चर्ड पैटर्न होता है, ये एक पैटर्न होता है, स्ट्रक्चर्ड पैटर्न होता है ऑफ बिहेवियर। एक बिहेवियर में का पैटर्न होता है, मतलब कुछ बिहेवियर इसके बाद ये करेगा, इसके बाद ऐसे बिहेव करेगा, इसके बाद ये ऐसे बिहेव करेगा। ये जो पैटर्न है इसी को ही बोलते हैं कॉग्निटिव स्कीम। ठीक है ना। तो तो ये जो ग्रास्पिंग और रैटल ये जो है ये एक सेंसरी मोटर स्कीम है। ठीक है, जहाँ पे बच्चा जो है वो फिजिकली सीखता है, फिजिकली इंटरेक्ट करके सीखता है, किसी चीज़ को छू कर सीखता है, उसके साथ खेलते हुए सीखता है। ठीक है ना। और इसी को बोलते हैं सेंसरी मोटर स्कीम। इसको हम लोग सेंसरी मोटर स्कीम बोलते हैं, क्योंकि जब वो किसी चीज़ को छूता है तो टच टच एक सेंसरी सिग्नल है जिसका प्रयोग करके वो किसी चीज़ को सीखता है। ठीक है ना। किसी चीज़ को पकड़ के ग्रास्पिंग, ग्रास्पिंग का मतलब पकड़ना, किसी चीज़ को पकड़ के सीखता है। ठीक है ना। तो इसी को ही हम लोग बोलते हैं कॉग्निटिव स्कीम। कॉग्निटिव स्कीम का मतलब होता है बिहेवियर का कोई पैटर्न। ठीक है ना। तो बिहेवियर का पैटर्न कौन हो सकता है? ये है ग्रास्पिंग रैटल। ठीक है, इसका आंसर होगा। उसके बाद अकॉर्डिंग टू पियाजे, इनकॉर्पोरेशन ऑफ न्यू इंफॉर्मेशन, नए इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल करना, उसका प्रयोग करना इनटू एग्जिस्टिंग स्कीम्स। ठीक है ना। इस कॉल्ड, उसको क्या कहते हैं? आपके पास एक ऑलरेडी एक स्कीम है और नई इंफॉर्मेशन को उस स्कीम में डालना। आपके पास ऑलरेडी एक जानकारी है, नई जानकारी को उसके अंदर फिट करना, डालना, इसी को क्या कहते हैं? इसी को हम लोग कहते हैं एसिमिलेशन। ठीक है ना। तो अब एसिमिलेशन, ये समझ लीजिए कि आपके पास ऑलरेडी एक मतलब है। जैसे मान लीजिए कि एक रास्ता है और आपको पता है कि मैं जब जाऊंगा तो यहाँ से जाना है, फिर यहाँ जाना है, फिर यहाँ जाना है, फिर यहाँ जाना है। तो इसी को कहते हैं क्या? एग्जिस्टिंग स्कीम। आपके पास ऑलरेडी इंफॉर्मेशन है, एक मेंटल स्ट्रक्चर बना हुआ है, लेकिन उसमें एक नया इंफॉर्मेशन डालना है कि यहाँ से एक यहाँ जाना है। तो इसी को कहते हैं एसिमिलेशन। ठीक है। जैसे सपोज कीजिए कि वो चार 4 लेग्ड जो भी प्राणी होगा उसको अगर जिसको बच्चे ने अगर 4 पैरों वाले जानवर को देखा है, सिर्फ वो डॉग देखा है, अगर मान लीजिए 4 पैरों वाले अगर काऊ भी आ जाएगा, आप समझ रहे हैं ना, तो ये जो काऊ आ जाएगा तो उसको भी वो डॉग ही समझेगा, उसको भी ये क्या करेगा? डॉग भी समझेगा। तो अब ये जो डॉग भी देख लिया, काऊ भी देख लिया, तो अब जो है वो नया चीज एसिमुलेट कर लेगा बच्चा कि अच्छा 4 पैरों वाले सिर्फ डॉग नहीं होते, काऊ भी होते हैं। तो इसी को कहते हैं एसिमुलेशन। ऑलरेडी एक स्कीम बना हुआ था उसके माइंड में कि 4 पैरों वाली चीज़ों को डॉग कहते हैं, लेकिन एक नया इन्फॉर्मेशन उसके पास आ गया कि 4 पैरों वाले डॉग ही नहीं होते, काऊ भी होते। इसी को कहते हैं एसिमुलेट करना। एसिमुलेट करना, अपने आप उसको एडजस्ट कर देना। ठीक है। सोहन लाइक्स टू एक्सप्लोर हिज ग्रैंड पेरेंट्स होम थ्रू टच। ठीक है ना। मतलब ग्रैंड पेरेंट्स के घर जाता है तो छू छू कर सब्जी चीज़ों को देखता है। बच्चे हमेशा छूछा करते हैं। वन डे ही टचेज हॉट आयरन, हॉट आयरन को पकड़ लेता है, गर्म आयरन रखी होती है उसको पकड़ लेता है और हाथ जल जाती है। सोहन लर्न्स दैट ऑल्दो अदर ऑब्जेक्ट्स आर सेफ टू टच। उसने ये सीखा कि सभी सेफ हैं, लेकिन ये हॉट आयरन को टच करने से हाथ जल जाता है, इसलिए हॉट आयरन क्या है? अनसेफ है। उसने ये सीखा। तो अकॉर्डिंग टू पियाजे ये किस चीज का एग्जाम्पल है? ठीक है ना। ये किस चीज का एग्जाम्पल है? तो ये है साहब अकोमोडेशन। अकोमोडेशन का एग्जाम्पल है। तो ये अकोमोडेशन में क्या होता है कि आपके पास जो एग्जिस्टिंग स्कीम होती है, एग्जिस्टिंग स्कीम है आपके पास माइंड में था कि हर चीज सेफ है,
ठीक है ना। लेकिन आपको एक नया एक्सपीरियंस हुआ है, न्यू एक्सपीरियंस हुआ है। इस बच्चे को अभी क्या हुआ, न्यू एक्सपीरियंस हुआ, हाथ जल गया या हाथ गर्म हो गया, तो उसको समझ में आया ये जो न्यू एक्सपीरियंस हुआ, जो सोहन ने जो मतलब आ, जो हॉट आयरन जो पकड़ लिया था, इससे वो जो हॉट आयरन ने यह मजबूर किया उसको मतलब समझने में कि ये जो चीज़ है ये अनसेफ है। ठीक है ना। तो पहले उसकी ये गलती थी कि सारी सारी चीज़ें क्या हैं, सेफ, ऑल सेफ। लेकिन ये एक नया एक्सपीरियंस से सभी चीज़ें सेफ नहीं हैं, यहाँ पे उसकी क्या हो गई, एरर करेक्ट हो गई, एरर करेक्शन हो गई। थोड़ा सा दर्द हुआ लेकिन एरर करेक्ट हो गया। ठीक है ना। तो बेसिकली ये जो एकोमोडेशन है वो एडाप्टिंग है, एडाप्टिंग टू अडेप्टिंग टू न्यू रियलिटीज। ठीक है ना। न्यू रियलिटीज के लिए अपने आप को अडाप्ट कर लेना, अपने आप को उसके हिसाब से ढाल लेना, इसी को ही हम लोग बोलते हैं अकोमोडेशन। ठीक है। अकॉर्डिंग टू पियाजे, ड्यूरिंग फर्स्ट सेंसरी मोटर सब स्टेज इन्फेंट्स बिहेवियर्स आर। ठीक है ना। तो पियाजे के हिसाब से जो फर्स्ट सेंसरी मोटर सब स्टेज होती है, इन्फेंट्स का बिहेवियर कैसा होता है। ठीक है ना। तो फर्स्ट सेंसरी मोटर सब स्टेज में आप याद करिए, फर्स्ट में जो है मतलब जन्म से लेकर 1 महीने तक का जो बच्चा होगा, ठीक है, उसमें वो रिफ्लेक्सिव बिहेवियर देखने को मिलता है। ठीक है। तो वो रिफ्लेक्सिव बिहेवियर का मतलब है कि आप उसको तुरंत कुछ दीजिए पकड़ लेगा, अगर आप उसको निप्पल दीजिए तुरंत उसको चूसने लगेगा। ठीक है ना। तो उसमें ज़्यादा वो सोचता नहीं है, उसमें ज़्यादा वो सोचना नहीं है, तुरंत उसके पास जो चीज़ आया तुरंत उसको वो चीज़ वो करने लगेगा, है ना। इसी को बोलते हैं रिफ्लेक्सिव। ठीक है। जैसे मान लीजिए कि हॉट आयरन सोहम के क्या लड़का का नाम था, अ, लड़का का नाम था सोहन शायद, हाँ। जो हॉट आयरन लगा, तो जब भी आप गरम आयरन आपके हाथ में लग जाएगा तो आप सोचेंगे नहीं कि अच्छा ये गरम है, कितना टेम्परेचर है, अच्छा इतना टेम्परेचर, मुझे हाथ हटाना चाहिए कि नहीं, इतना नहीं सोचेगा, तुरंत आप हाथ हटाएंगे। तो वो रिफ्लेक्सिव एक्शन हो जाता है जिसमें ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता है या ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसी को बोलते हैं। तो बच्चा सेंसरी मोटर सब स्टेज में जो इन्फेंट होता है, जो कि जन्म से 1 महीने तक का जो बच्चा होता है, वो रिफ्लेक्सिव एक्शन या रिफ्लेक्सिव बिहेवियर शो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, ऑब्जेक्ट परमानेंस डेवलपमेंट। ठीक है ना। इस पे क्वेश्चन है, व्हेन रश्मि वाज 5 months ओल्ड, 5 महीने का ओल्ड है, की ओल्ड है, शी लुक्ड एट टॉय ट्रेन, 5 महीने का बच्चा, बट व्हेन हर व्यू ऑफ द ट्रेन वाज ब्लॉक्ड। ठीक है। जब उसको ट्रेन नहीं दिखा, वो टॉय ट्रेन नहीं दिखा, शी डिड नॉट सर्च फॉर इट, फिर उसने ढूंढने का कोशिश नहीं की, फिर जो उसको दिख रहा था उसमें जुट गई। नाउ दैट शी इज 9 months ओल्ड, अभी नए मंथ 9 मंथ की हो, शी डज सर्च फॉर इट। लेकिन अब जब वो खेलती है, उसके सामने से टॉय ट्रेन हट जाता है तो वो उसको ढूंढने लगती है 9 मंथ में, रिफ्लेक्टिंग हर डेवलपमेंट ऑफ। तो इसको इसको किस चीज़ का डेवलपमेंट बताएंगे। ठीक है। 5 महीने के बच्चा जब ट्रेन से खेलता है और जब उसके हाथ से ट्रेन हटा लीजिए तो वो उसके बारे में नहीं सोचता, ना ही उसको ढूंढता है। 9 मंथ का बच्चे के हाथ से हटा लीजिएगा तो उसको ढूंढता है। तो इसको हम लोग कहेंगे ऑब्जेक्ट परमानेंस। 9 बच्चे के जो डेवलपमेंट में ऑब्जेक्ट परमानेंस आ जाता है, उसके दिमाग में ये अंडरस्टैंडिंग आ जाती है कि जो चीज़ अब नहीं दिख रही है, कुछ समय पहले दिख रही थी, वो अभी भी एग्जिस्ट करती हैं, इसलिए उसको ढूंढने लगती है। इसीलिए बच्चा क्या है, उसको ढूंढने लगता है। तो ये जो ढूंढने की जो आदत है वो बच्चों में 8 से 9 महीने के अंतर्गत देखी जाती है। 8 से 9 महीने के बच्चों में ऑब्जेक्ट परमानेंस का डेवलपमेंट आ जाता है, माने उसके बाद ऑब्जेक्ट परमानेंस हो जाता है। ठीक है। तो ये जो है एक
इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट परमानेंस टॉपिक है, इसको आप ध्यान दीजिए। ईगोसेंट्रिज्म एग्जांपल, वाइल टॉकिंग टू ग्रैंड मदर ऑन द फोन, ठीक है ना, समर्थ सडनली एक्सक्लेम्स, अपने दादी से बात करते हुए, ओ लुक एट द ब्यूटीफुल फ्लावर, है ना, कोई फ्लावर होगा उसको देखते हुए बोला देखिए कितना अच्छा सुंदर फूल है। व्हेन हिज ग्रैंडमदर आस्क्स हर टू डिस्क्राइब द फ्लावर, समर्थ सेज आउट देयर राइट देयर ग्रैंडमा, ठीक है ना। जब वो मदर कहती है कि डिस्क्राइब करो ये फूल के विषय में, वर्णन करो, बताओ, he finally gets frustrated and disconnects the phone. This is an example. तो जब वो अपने नानी या दादी से बात कर रहा है तो अपने दादी को वो फोन पे फूलों के बारे में बता रहा है कि देखिए कितना सुंदर फ्लावर है, लेकिन उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है, उसको क्या है, डिस्क्राइब नहीं कर पा रहा है, ठीक है ना। और सिर्फ इतना ही बोल पा रहा है, अरे वहाँ है, यहाँ है, ठीक है। और जब वो दादी समझ नहीं पाती है, बार बार पूछती है, तो वो क्या होता है, फ्रस्ट्रेट होकर डिस्कनेक्ट कर देता है। तो ये किस चीज़ का एग्जाम्पल है, ठीक है, ये ईगोसेंट्रिज्म का एग्जाम्पल है साहब। ये क्या है, ईगोसेंट्रिज्म का एग्जाम्पल है। वो बच्चा कहना चाह रहा है कि मैं जैसे बता रहा हूँ तुम वही समझो, तुम जो बार बार पूछ रही हो डिस्क्राइब करो, मैं तो बोल ही रहा हूँ वहाँ है, अरे यहाँ है, ऐसे है, ठीक है, लेकिन वो एग्जैक्टली डिस्क्राइब नहीं कर रहा है। तो वो जो है ईगोसेंट्रिज्म का मतलब है कि वो एक इनएबिलिटी है, दूसरों के नज़रिए को एक्सेप्ट नहीं कर पाता। दादी चाहती है कि तुम डिस्क्राइब करो, ये डिस्क्राइब नहीं करना चाहता, सिर्फ इतना बोल रहा है कि वहीं पर है, मुझे तो दिखाई दे रहा है, ठीक है। वो इसलिए बोल रहा है कि उसको लगता है कि वो जैसे फूलों को देख पा रहा है, उसकी दादी भी फूलों को देख पा रही है, इसलिए वो ऐसा कर रहा है, ठीक है ना। तो इसमें जो बच्चा है वो प्री ऑपरेशनल स्टेज में है। वो क्या है भाई, वो प्री ऑपरेशनल स्टेज में है बच्चा, ठीक है। तो इसमें जो है प्री ऑपरेशनल स्टेज में बच्चा जो है भावनात्मक तरीके से बात नहीं कर सकता, एब्स्ट्रैक्ट तरीके से बात नहीं कर सकता, ठीक है ना। एब्स्ट्रैक्ट का अर्थ है जो चीज़ उसके सामने नहीं है उसके बारे में वो बात नहीं कर सकता, जो उसके सामने है उसी के बारे में वो बात कर सकता है। इसी को कहते हैं ईगोसेंट्रिज्म। ईगोसेंट्रिज्म का अर्थ है किसी दूसरे के नज़रिए को एक्सेप्ट नहीं कर पाना, बस अपनी बात मनवाना, इसे कहते हैं ईगोसेंट्रिज्म, ठीक है साहब। क्लासिफिकेशन क्या है, इस पे जो प्रश्न है, पूजा वाज आस्क्ड टू क्लासिफाई डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्लावर, अलग अलग फ्लावर्स को क्या है, क्लासिफाई करने के लिए पूजा को कहा गया, ठीक है ना। मान लीजिए चंपा, चमेली, है ना, गुलाब को आप अलग अलग क्लासिफाई करिए। सी क्लासिफाइज देम ऑन द बेसिस ऑफ वन पैरामीटर, एक ही पैरामीटर पे वो है कलर। कलर में जैसे जो व्हाइट फूल है एक तरफ कर दिए, ब्लू फूल एक तरफ, रेड फूल एक तरफ। पूजा ने ऐसा क्यों किया, ठीक है ना, पूजा ने ऐसा क्यों कर दिया। तो इसका आंसर क्या होगा साहब, इसका आंसर आपका सेंट्रेशन होगा। सेंट्रेशन, सेंट्रेशन का अर्थ है कि इसमें जो है किसी भी सिचुएशन को में, एनी सिचुएशन, किसी भी सिचुएशन में मतलब एक ही तरफ फोकस करना, फोकस वन एस्पेक्ट, एक ही एस्पेक्ट पर फोकस करना। हालांकि बहुत कुछ है, सुगंध भी है, उसका देखने का तरीका है, या उसकी ऊंचाई लंबाई, बड़ा फूल छोटा फूल, ये सारी चीज़ें मौजूद है, लेकिन वो उसके सिर्फ दिमाग में एक ही चीज़ आता है, वो है कलर। वो कलर के बेस पे ही उनको क्लासिफाई कर पाती है, और सारी पैरामीटर्स मौजूद हैं लेकिन उन पर उसका ध्यान नहीं होता है, ठीक है। तो ये बच्चा ऐसा किस स्टेज में होगा, वो भी प्री ऑपरेशनल स्टेज में ही है, ठीक है ना। प्री ऑपरेशनल स्टेज में जब बच्चा होगा तो वो अलग अलग पैरामीटर्स पर ध्यान नहीं दे पाता है, ठीक है। तो
अलग अलग चीज़ों पर ध्यान नहीं दे पाता है, जो उसके सामने है उसी पर ध्यान दे पाता है, या एक ही तरफ सोचता है, एक ही एस्पेक्ट से सोचता है, इसीलिए वो किसी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाता है, या किसी भी प्रॉब्लम का 5-6 सॉल्यूशन नहीं बता पाता है, क्योंकि सेंट्रेशन उसमें देखने को मिलता है। ठीक है साहब। To understand the relationships among relatives on a family tree, children need to be able to use the skill of, मतलब फैमिली ट्री है, कौन है माता जी, कौन किसके पुत्र हैं, कौन किसके पुत्री हैं, ये जो फैमिली ट्री को समझने के लिए किसी भी बच्चे को कौन सा स्किल चाहिए, तभी जाके वो समझ पाएगा। ठीक है ना। तो वो है मेंटल रिवर्सिबिलिटी। तो फैमिली ट्री आप समझने के लिए, जैसे मान लीजिए कि ये फादर है, ये फादर की डॉटर है, तो ये डॉटर की ये सन है। ठीक है ना। तो यहां से तो आगे तो गए, लेकिन अब फैमिली ट्री में तो भाई पीछे भी तो आ सकते हैं ना। तो ये जो सन है, ये जो सन की ये क्या है भाई, मदर है। ठीक है। और इनके ये क्या है जी, इनके ये क्या है, फादर हैं। ठीक है ना। तो ये जो रिवर्सिबिलिटी है, ये जो मेंटल रिवर्सिबिलिटी है, यह बच्चों को चाहिए, तभी जाके वो किसी भी फैमिली ट्री को समझ सकेगा, नहीं तो एक ही तरफ से वो सिर्फ समझ में आएगा। यहाँ से देखिए, तो ये जो बीच में है ये डॉटर है इनकी, तो इनकी क्या है, ये मदर है। तो ये जो है मेंटल रिवर्सिबिलिटी जो है के अंतर्गत आता है, ये स्किल होगा तभी कोई भी बच्चा फैमिली ट्री को समझ सकेगा बेहतर तरीके से। समझ गए साहब। चलिए, कंजर्वेशन एलिमेंट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ कंजर्वेशन इन पियाजेस थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है ना। पियाजे की जो थ्योरी है डेवलपमेंट, उसमें एक एलिमेंट है, एलिमेंट ऑफ कंजर्वेशन। ठीक है ना। इस पे हम लोग बात करेंगे। तो ये एलिमेंट कौन है, कंजर्वेशन का एलिमेंट कौन है, उसका एक तत्व है, उसका एक पार्ट है, उसका उसका एक हिस्सा है। तो आंसर हो जाएगा आइडेंटिटी। आइडेंटिटी। ठीक है। तो आइडेंटिटी जो है वो कंजर्वेशन का एक एलिमेंट है, उसका हिस्सा है। इससे आप ये समझ सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए अपीयरेंस, मान लीजिए कि कोई मान लीजिए जो है आटे का गोला है, आटा बॉल्स। तो इस आटे बॉल से आप स्क्वायर बना सकते हैं, और उससे आप सर्कल बना सकते हैं, दोनों ही आटा होगा। इस समझ को ही हम लोग कंजर्वेशन कहते हैं। बच्चा कोई कोई होता है, जैसे कि मान लीजिए स्क्वायर है, आप उसी आटे के बॉल से सर्कल बना देंगे, तो इसके लिए, उस बच्चे के लिए अभी आटा नहीं रहा, या कुछ और बन गया। पहले वाला आटा रहेगा, अगर आप उसको बोलेंगे तो आटा रहेगा, लेकिन दूसरा वाला आटा नहीं है अब। क्यों? क्योंकि उसका शेप चेंज हो गया, क्योंकि कंजर्वेशन उसमें नहीं है। इसी को कहते हैं कंजर्वेशन। उसका एक हिस्सा है आइडेंटिटी, वो पहचान लेता है। वो पहचान लेता है किसको? उसका इंग्रेडिएंट को पहचान लिया, अच्छा ये आटा है, तो उसके उस आटे से आप कुछ भी बनाइए, ट्रायंगल बनाइए, आप कोन बनाइए, तो उसको दिक्कत नहीं होगा, वो समझ जाएगा कि ये दिस इज मेड आउट ऑफ सेम थिंग। ठीक है। चलिए, चिल्ड्रन assume that imaginary audience in which stage of development, children assume about imaginary audience in which stage of development and what is it called। मतलब उसके कॉग्निटिव डेवलपमेंट के किस स्टेज पर वो इमेजिनरी ऑडियंस को मान लेता है या सोच लेता है, इमेजिनरी ऑडियंस, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं। ठीक है। ठीक है। तो
इसमें हम अगर समझें तो इसका उत्तर जो हो जाएगा वो जाएगा फॉर्मल ऑपरेशनल एंड एडोलिसेंट ईगोसेंट्रिज्म। ठीक है, ये उसका उत्तर हो जाएगा। कैसे? इमेजिनरी ऑडियंस क्या होती है? ठीक है, ये इमेजिनरी ऑडियंस मान लीजिए कि आप किसी चीज को इमेजिन कर सकते हैं। ठीक है, और ये जो इमेजिन करने की जो क्षमता है वो फॉर्मल ऑपरेशन वाले में ही होता है, एडल्ट्स में ही ये देखने को मिलता है। ठीक है, और इसी को ही हम लोग दूसरे भाषा में कहेंगे एडोलिसेंट ईगोसेंट्रिज्म। एडोलिसेंट ईगोसेंट्रिज्म कह सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद इसका आंसर हो गया। चलिए, और उसके बाद हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, आपके लिए मैं छोड़ देता हूँ। 13 14 देखिए हमारे पास कितना 27 क्वेश्चन है। आप आने वाले दिनों में आप इसको प्रैक्टिस करें। इस सभी के आंसर्स को आप जो है, ये होमवर्क रहेगा आपके लिए। होमवर्क आपका रहेगा क्वेश्चन नंबर 13 से लेकर 27 तक आपका होमवर्क रहेगा। आप आंसर्स को कमेंट में भी दे सकते हैं। मैं नेक्स्ट टाइम इसके लिए एक अलग वीडियो बना दूंगा। वीडियो थोड़ी लंबी होती जा रही है ना। चलिए, धन्यवाद।